नमस्कार, जय जोहार, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। मैं आपको 2 क्लू दूंगा और मैं आज किनसे मुलाकात करने आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गेम चेंजर सीजन 2 का पहला एपिसोड हम आज शूट कर रहे हैं, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया की उस स्पिरिट को जो इंडिया को आगे लेके जा रही है, और यही गेम चेंजिंग मूवमेंट हमारे लिए है। अब मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाला हूं उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलता हूं, आप उससे गैस कर सकते हैं। मैंने आपको क्लू पहले ही दे दिया। मेहनत थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हम आपका आज तारुफ कराने वाले हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी से। आपका स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। और ये सही है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अरुण जी, मैं समझना चाहूंगा, जैसा हमारा शो का नाम है गेम चेंजर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मूवमेंट हुआ जब आप राज्य के बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे, कि जब सारे सर्वे एक तरफ बता रहे थे कि सरकार आपकी नहीं आ रही, मेजोरिटी कहीं और है, आपने 54 सीट दिलाई और बहुत संगठन को मजबूत किया। बट कहीं ना कहीं जो आपके समर्थक है वो चाहते थे कि ये डिप्टी वर्ड नहीं आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर तो अरुण भैया ही होना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं काम करता था, मेरे मन में कभी भी ये कोई कल्पना नहीं थी कि मैं कभी विधायक बनूंगा, कभी सांसद बनूंगा। कभी सोचा नहीं मैं मुझे कुछ बनना है। मेरे मन में केवल एक भाव होता है कि मुझे जो काम मिला है उस काम में पूरा 100% लगाऊं, पूरी ईमानदारी और मेहनत से उस काम को अंजाम दूं। ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, और एक छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना सम्मान बख्शा है। लोकसभा का सांसद बनाया सीधे पार्टी ने, फिर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने कहा कि तुमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, और पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो पार्टी ने इतना कुछ मुझे दिया है एक छोटे कार्यकर्ता को, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दिया है पार्टी ने, इसलिए मैं तो केवल काम करने का मेरा स्वभाव है, वो करते चला जाता हूं। पर आपके समर्थकों का क्या, जो चाहते थे कि अरुण भैया चीफ मिनिस्टर बने, जो उप मुख्यमंत्री का जो आपको मिला, आपके समर्थकों का क्या मानना था कि अरुण भैया चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए? क्योंकि जब भी कोई अध्यक्ष रहा, ये एक इतिहास है, जिस तरीके से आपने काम किया, लोगों को साथ में लेके आए, ये कहीं ना कहीं आपके समर्थकों की फीलिंग आज भी है। अब वास्तव में देखिए, एक जब जनचर्चा का कोई विषय बनता है, लोग इस तरह की कल्पना कर लेते हैं। पर जहां तक मेरी बात है, उप मुख्यमंत्री के नाते बड़ी जवाबदारी पार्टी ने दी है। उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे सब साथी, हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बड़ी कल्पना के साथ अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया, उस कल्पना को साकार करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप को बताना चाहूँगा कि जब मेरी उम्र 10-12 साल रही होगी, तब मैं पार्टी का काम करता था। पिताजी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मैं तो वो कार्यकर्ता हूँ जो दीवार में लकड़ी कूचे से नारे लिखने का काम, स्टेंसिल से, पहले प्रिंटेड झंडे नहीं आते थे, वो झंडे सिले हुए आते थे, उस पर काले रंग से स्टेंसिल से कमल का फूल बनाने का काम, वो करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ। चुनाव के समय मतदाता पर्ची घर घर जाकर बांटने का काम। तो मैं तो इतना छोटा कार्यकर्ता हूँ, और उस छोटे कार्यकर्ता को आज पार्टी ने उप मुख्यमंत्री जैसी इतनी बड़ी जवाबदारी पर बिठाया है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं उस काम को पूरी ताकत से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो जैसे आपने जवाब दिया, पर हमारा जो शो का उद्देश्य है, हम जर्नी को बहुत क्लोजली देखना चाहते हैं, और इस पर हमने जो रिसर्च करी आपके बारे में, जो हमारे दर्शक छत्तीसगढ़ से बाहर बैठे हुए भी हमें देख रहे हैं आज, वो जरूर जानना चाहेंगे कि अरुण भैया कौन है। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें आपके स्ट्रगल के दिनों का भी पता चला कि मुंगेली के राम गोपाल
तिवारी वार्ड में 2 रूम में रहने वाले आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बन गए। तो ये सफर में जो आपने स्ट्रगल देखा, क्योंकि उस घर में 2 घर में रहना, 2 रूम के, 3 बहनें 3 भाई साथ में मिलकर रहना, कितना स्ट्रगल वाला टाइम रहेगा। हालांकि आपके फादर साहब लॉयर थे, बट आपको वो स्ट्रगल के दिन याद आते हैं तो क्या आपके मन में जागृत होता है वापस? ये सही है कि बचपन में आप जैसा कह रहे हैं उस तरह से मैंने जिया है। और गांव में लोहड़िया मेरा गांव है, कक्षा 3 तक वहाँ पढ़ा हूँ। फिर कक्षा 4 से मैं मुंगेली में आ गया पढ़ाई करने, परिवार के साथ वहाँ रहता था। पिताजी वकालत करते थे, गांव में खेती बाड़ी थी और परिवार का बड़ा सदस्य था मैं, भाई बहनों में मैं बड़ा था। ये सही है कि उन परिस्थितियों से धीरे धीरे करके आगे निकल कर आए, पर अपने जीवन से प्रसन्न थे। बहुत सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का स्वभाव रहा है और अभाव में भी, कम संसाधन में भी। और ऊपर भगवान से तो केवल ये विनती होती है कि कहीं हाथ फैलाना ना पड़े। और ये रहा है, पैतृक खेतीबाड़ी भी रही है। पर शहर में आए तो धीरे धीरे करके पहले किराए के घर में रहना हुआ, फिर बाद में खुद का घर बना, फिर बाद में मैं बिलासपुर आ गया उच्च न्यायालय में वकालत करने। वहाँ पर भी शुरू में किराए के मकान में रहा, फिर धीरे से अपना मकान बनाया। तो धीरे धीरे करके, पर अभाव में और बहुत संतोष से, बहुत आनंद से जीने का स्वभाव रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि माता पिता में आप सबसे ज्यादा करीब किसके थे? मुझे बताया गया कि आप माता जी के बहुत ज्यादा करीब थे। फादर साहब के जाने के बाद आपको अभी फीलिंग आती है मन में कि जल्दी साथ छूट गया? आपके मन में क्या विचार आते हैं जब मैं आपके पिताजी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे? मेरे पिताजी अभय राम साव गांव में लगभग 18 साल तक गांव के सरपंच रहे। गांव में खेतीबाड़ी करते करते उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और फिर पढ़ाई करते करते गांव के सरपंच बन गए। 18 साल गांव में सरपंच का काम किया। पर हमेशा मुझसे दोस्ताना उनका संबंध था। रात में खाते समय एक साथ बैठकर खाते थे और दिन भर एक दूसरे की दिनचर्या, कुछ देश की बातें, कुछ परिवार की बातें, और हमेशा मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, समझाई है। उनका संस्कार मुझे पूरा मिला है। हमेशा मुझे प्रेरित करते थे अच्छा काम करने के लिए, ईमानदारी से मेहनत करने के लिए। माताजी बहुत भोली और घरेलू महिला है, आम महिलाओं की तरह है, पर अपने बेटे के प्रति गर्व करना, अपने बेटे को स्नेह करना, अपने बेटे के सब सुख दुख की चिंता करना, ये माताजी हमेशा करती रही हैं। और अब भी मिलना कम होता है, मुंगेली में रहती हैं, कम ही जाना होता है, पर जब भी मौका मिलता है जाकर आशीर्वाद लेता हूँ। पर बहुत प्यार और सम्मान माता पिता का मुझे मिला है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आपके स्कूल के दोस्तों ने और कॉलेज के दोस्तों ने मुझे बताया कि आपको नगाड़ा बजाने का बड़ा शौक और भजन वजन भी आप अच्छा गाते हैं। मेरे पिताजी भी गांव के संस्कार से रचे बसे थे। मैं पिताजी को भी देखता था, मादर बजाते थे, नगाड़े बजाते थे और गांव के लोगों के साथ भजन करना। और बड़े अच्छे टीकाकार थे मेरे पिताजी। गांव में जो नवधा रामायण होता है, तो वो बहुत प्रसिद्ध टीकाकार थे। तो गांव में नवरात्रि के दिन में जयमाला रखते थे, तो 9 दिन नगाड़ा बजाने का, भजन करने का कार्यक्रम ये लगातार त्योहारों में, व्रतों में होता था। तो बच्चे थे, पहले से जाकर वहाँ बैठ जाना, नगाड़ा अंदर रखा है उसको बाहर निकालना, वहाँ पर साफ सफाई करना, और फिर बड़े लोग आए इससे पहले अपना हाथ चलाना। तो ऐसे ही करते करते, काम करते 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 थोड़ा मोड़ा बजा लेते थे। तो अभी भी जब मौका मिलता है, बहुत तो प्रोफेशनली तो नहीं आता है, नहीं पूरा सीखा है, पर थोड़ी थोड़ी
आदत रही है उस समय से, बचपन में ही वो सब किया हुआ है। तो वो यदा कदा कोई पकड़ लिया तो फंस गए। पर मैं आपसे अब समझना चाहूँगा कि सन 2000 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप बिलासपुर की तरफ आपने मूव किया। आपने बोला कि मैं अब जाके बिलासपुर में, क्योंकि नहीं नया राजधानी राज्य बन रहा है, मैं जाके वहीं से प्रैक्टिस करूँगा, और आपने पॉलिटिक्स को थोड़ा बैक सीट में लिया उस समय। ऐसा क्या मोमेंट आया कि आपको लगा कि अब मुझे बिलासपुर जाना चाहिए और मैं पॉलिटिक्स थोड़ा पीछे रखता हूँ, या वो सारी शायद परिवार को लेके आपकी चिंता थी, क्या था? मैं समझना चाहूँगा आपसे आज। वास्तव में मैं परिवार का, जैसे बताया कि बड़ा भाई था, मुझे लगा कि मुझे अब नज़दीक में उच्च न्यायालय आ गया है, तो मुझे उच्च न्यायालय में वकालत करना चाहिए, और थोड़ा ध्यान मुझे अब परिवार की चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए अपने प्रोफेशन में थोड़ा कंसंट्रेट करूं। मुझे लगा कि मैं परिवार का बड़ा हूं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन सबको चिंता मुझे करनी पड़ेगी। तो उसके बाद तो और ज़्यादा समय उच्च न्यायालय में लगाया। बाद में उप शासकीय अधिवक्ता बना, शासकीय अधिवक्ता बना, उप महाधिवक्ता बना, और पूरी मेहनत और ईमानदारी से वकालत किया। फिर बाद में पार्टी का आदेश हो गया 2019 में कि लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो पार्टी का जो आदेश था वो मानकर वहाँ लग गए। और इसलिए नहीं कहते हैं लोग छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस चीज़ को मैं प्रमाण के तौर पे भी मान सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की पैदाइश भिलाई की है। मैं भी एक तरीके से छत्तीसगढ़िया ही हूँ, मैंने भी 20 साल निकाले हैं यहाँ पे। ये आपकी बात को मैं 100% मानता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े सरल हैं। आप इनसे मिलो तो आपको लगेगा ऐसा नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं, ये तो एक रन्स इन द ब्लड है, DNA में चलता है यहाँ के। बट आपने अभी भूपेश बघेल के बारे में बात कर रहे थे, बट वो गाये बगाए जब भी अटैक करते हैं, वो सरकार पे नहीं अटैक करके आप पे ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमेशा मैंने देखा है। जैसे पीछे आप जब US जा रहे थे, अमेरिका के दौरे पे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बेचारा गरीब जाना चाहता था, उसको अप्रूवल नहीं मिला। आप इस तरीके को कैसे देखते हैं जब आप ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो संवेदनशीलता की बात होती है। राजनीति में कितनी बातें कहना, क्या कहना, कैसे कहना, और छत्तीसगढ़ की जो तासीर है, उस तासीर को भी समझने की जरूरत है। और वीजा की बात हुई तो वीजा की बात तो वीजा देने की एक प्रक्रिया है। US की वीजा सबको मालूम है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो उस प्रक्रिया से वीजा मिलेगा, और जब वीजा आखिर मिला, हम होकर आए अमेरिका। पर मुझे लगता है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा, अपनी बात कहना, अपने विचारधारा पर रहना, पर शब्दों की मर्यादा मर्यादित होनी ही चाहिए। राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए। हम प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं। और इसलिए भाषाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर मन तो व्यथित होता होगा जब आप इस तरीके की चीजें सुनते हैं। पर्सनल तौर पे अरुण साव क्या सोचते हैं इस चीज पे? अरुण साव एक राजनेता समझ में आता है, पर अरुण साव की भी एक पर्सनालिटी है खुद की। देखिए, ये हर एक व्यक्ति को खुद पर सोचने की आवश्यकता है, उनकी बातों का किस पर क्या असर होगा। जनता भी हमारे शब्दों को तौलती है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, हमारे हर चीज पर जनता की नजर होती है। और इसलिए जनता को क्या अच्छा लगेगा, यह भी सोचने का विषय होता है। कोई सोचे या ना सोचे, मैं तो ये सोचकर बोलता हूं और करता हूं। अरुण जी, आप इतने सीधे हैं कि आपकी पहली विदेश यात्रा थी, मुझे पता चला। आप पहली बार विदेश गए, वो भी अमेरिका। तो ये सरकार की भी पहली विदेश यात्रा थी जिसमें आप गए। बट आपकी विदेश यात्रा की चर्चा एक चीज पे रही कि जब आप गए, आपके हाथ में रामायण था। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? पूरी दुनिया जो आपको देख रही थी, हाथ में रामायण लेके जो अरुण साह जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या था? देखिए, भगवान राम हम सबके आदर्श हैं।
हमारे आन बान शान सब कुछ है भगवान राम। और अभी जब 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, अद्भुत। आप उसकी कल्पना कैसे करेंगे? और रामचरितमानस और रामायण की एक एक बातें आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। संपूर्ण दुनिया के मार्गदर्शन करने के लिए, ये तो भारत की ताकत है। हमारे वेद पुराण, वेद दुनिया को हमने दिया है। ये वास्तव में दुनिया में सुख शांति और समृद्धि लाने का यह मार्ग है। भगवान राम का चरित्र ये दुनिया के लिए प्रेरणादायी है और इसलिए सबको प्रेरणा मिले। मैं भगवान राम के देश से आया हूं क्या और छत्तीसगढ़िया होने के नाते बहुत बढ़िया। मैं भगवान राम के ननिहाल से आया हूं। सही बात। छत्तीसगढ़ तो ननिहाल है उनका, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ ननिहाल है, कौशल्या माता की धरती बहुत है। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। सबको पता चले कि मैं राम के ननिहाल का हूं। जी जी जी। और हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये सबको भी पता चले। बिल्कुल, जय श्री राम। और अमेरिका में भी हमारे इतनी बड़ी संख्या में लोग, भारतीय और छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं। वो स्वयं भी वहाँ पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। वो मैंने वहाँ देखा है कैसे गणेश पूजा उन्होंने की, कितनी बड़ी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। और तो रामायण, रामचरितमानस तो हमारे लिए ये प्रेरणा के केंद्र हैं। तो अभी आपके पास PWD भी है और जिस तरीके से सूरत को मैं देखता हूँ, इंदौर को देखता हूँ, स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप अभी अभी जब दिल्ली आए, गडकरी जी से 9,000 करोड़ की सौगात भी लेके आए राज्य के लिए। तो क्या रायपुर या बिलासपुर हमें स्मार्ट सिटी में जल्दी दिखेंगे? क्या आपका उसके प्रति प्रयास चालू है? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो चयन हुआ, उसमें रायपुर और बिलासपुर का भी स्थान आया। और स्मार्ट सिटी परियोजना से खूब सारे काम रायपुर और बिलासपुर शहर में हुए हैं और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिलासपुर और रायपुर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, वहाँ सुविधाएं बढ़ाएंगे, विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराएंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अरुण जी, मैं समझना चाहता हूँ कि विधानसभा में तो आप लोगों ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया भाजपा का, पर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि 11 में से 11 सीटें देंगे? क्या वो एक निर्णय भिलाई से कोरबा शिफ्ट करने का सरोज जी को, वो भारी पड़ा? ये गलती थी या चूक हो गई? देखिए, पिछली बार भी हम कोरबा की सीट जीत नहीं पाए थे और इस बार पार्टी ने पूरी मजबूती से लड़ी। पर चुनाव में हर बार आप जीत ही जाओ ये आवश्यक होता नहीं है। पार्टी ने पूरी गंभीरता से लड़ी। हमारी कद्दावर नेता हैं सरोज पांडे जी, उनको प्रत्याशी बनाया। राज्यसभा सांसद रहते हुए कोरबा की पालक सांसद के रूप में उन्होंने काम किया, लगातार प्रवास किया था। पर अलग अलग कारणों से उसकी समीक्षा हमने की है, अलग अलग प्रकार के कारणों से वहाँ का परिणाम वैसा आया। पर पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा था, अच्छी मजबूत प्रत्याशी पार्टी ने दी थी और 10 सीटें हमने जीती। भ्रष्टाचार को लेके आप लोग काफी एग्रेसिव रहे थे, अटैक किया था आपने, भ्रष्टाचार को एक मेन मुद्दा बनाया था और उसी के तहत अभी हमने देखा है जो महादेव पैटिंग का किस्सा चला और बहुत लंबा चला और अब जाके सौरभ चंद्राकर को यूएई सरकार ने पकड़ लिया। तो क्या हम बहुत जल्दी इंडिया में लेके आ पाएंगे उसको? उसमें आप लोगों का क्या समन्वय रहा यूएई गवर्नमेंट का? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
न केवल देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, हमारी सरकार भी उसी तरह से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के जो भी मामले होंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है और हम लगातार एसीबी के माध्यम से, ईओडब्ल्यू के माध्यम से, अन्य एजेंसियों के माध्यम से जहां पर भी शिकायतें आ रही है कार्रवाई हो रही है, कानून सम्मत कार्यवाही हो रही है। और वास्तव में भ्रष्टाचार विकास में बहुत बड़ा बाधक है। विकास चाहिए तो भ्रष्टाचार, अपराध ये रोकना पड़ेगा और दोनों की दिशा में हम मजबूती से काम कर रहे हैं। तो भारत में कब ला पाएंगे हम सौरभ चंद्राकर को? कानूनी प्रक्रिया है, सरकार उसको लेकर गंभीर है, हमारी एजेंसियां काम कर रही है। अभी नक्सलवाद की बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी बस्तर में जो 4 जिले हैं अभी भी वहाँ पे स्ट्रगल चालू है। पर जैसा अमित शाह जी ने एक टारगेट दिया है आप लोगों को कि 2026 तक, मार्च तक इसको ख़त्म करना है, और आप लोग उसमें एग्रेसिव काम भी कर रहे हैं, जो दिख भी रहा है। ये नोटिस भी हो रहा है हर जगह कि 31 जो अभी माओइस्ट आपने मारे वहाँ पे जाके, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और सबसे बड़ी बात, ये अचीवमेंट आप लोग पे जाता है कि एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। मकड़ी के जाल की तरीके से, स्पाइडर तरीके से आपने बिछा किया। तो इसको कैसे देखते हैं आप नक्सलवाद को? अभी जिस तरीके से आपका मार्च 2026 का जो टारगेट है वो इजिली अचीव होते दिख रहा है हमें। देखिए, जब 2003 में हमारी सरकार बनी थी, सरगुजा का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सल इफेक्टेड था, बस्तर का तो था ही। सरकार ने पूरी ताकत और मजबूती से काम किया और सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हुआ। 2018 से पहले हमने नक्सलवाद को बहुत पीछे ढकेल दिया था, पर जैसे ही 18 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, फिर से उनको स्वतंत्रता मिली और वो फिर शहरों के नजदीक तक आ गए। पर जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। चुनाव के दौरान 2023 में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करेंगे छत्तीसगढ़ में। अब ये आवश्यक भी है, क्योंकि जो ताकत है हमारे बस्तर की और बस्तर की धरती की जो खूबसूरती है, बस्तर के लोग जितने सहज हैं, भोले हैं, उनको भी शुद्ध पीने का पानी चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, उनको भी सड़कें चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, और इन सब के लिए बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करना आवश्यक है। और अभी जो 31 नक्सली मारे गए मुठभेड़ में, कहां मारे गए? अबूझमाड़ में। कितना कठिन भूभाग है, और सरकार ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से, मजबूती से इस दिशा पे काम किया है। हमने नियत नेल्लानार योजना भी बनाई है कि जहां पर हमारा कैंप स्थापित होगा, उस कैंप के सराउंडिंग 5 किलोमीटर के दायरे में सरकार की सारी योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को मिले। और लगातार कैंप बनाए जा रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली राज्य की सरकार सुरक्षा बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। हमारे सुरक्षा बल के नौजवान पूरी योजना बनाकर, पूरी शिद्दत के साथ, बहादुरी के साथ इस काम में जुटे हुए हैं। और जो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लक्ष्य दिया है, मुझे लगता है कि उस लक्ष्य में हम बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। तो इस साल लगभग 560 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ये आपकी नई सरेंडर पॉलिसी क्या है कि लोग खुद सामने से आके नक्सल में सरेंडर कर रहे हैं? देखिए, हम दोनों तीनों मोर्चे पर काम कर रहे हैं। या तो मुख्य धारा में जुड़ जाइए, सरेंडर करिए, आपके पुनर्वास की हम चिंता करेंगे, समाज के साथ रहकर सीखिए, काम करिए, हथियार छोड़ दीजिए, और या फिर जो अंजाम है वो भुगतने के लिए तैयार रहिए।
पुनर्वास नीति हमने बनाई है, उनका पुनर्वास हो, वो स्थापित हो। अपोजिशन बहुत एग्रेसिव अटैक कर रहा है आपके ऊपर आने दिनों में। पीछे स्टेटमेंट आया कि यहाँ पे महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा छत्तीसगढ़ अब, क्योंकि जो बलात्कार के किस्से आ रहे हैं, अभी जो सूरजपुर की घटना हुई, ये वाकई निंदनीय थी, क्योंकि पुलिस के एक अधिकारी थे, अधीक्षक, उनके साथ ऐसा हुआ। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि पुलिस की जो अवेलेबल फोर्स है अभी छत्तीसगढ़ में, वो लगभग 65 से 70 हज़ार है, जो आबादी का 3 करोड़ 15 लाख की आबादी है, उसके अगेंस्ट कम है। और सब इंस्पेक्टर की भर्तियां अभी 2017 से चल रहा है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो आप इस टेक को कैसे देखते हैं, जो अटैक हो रहा है अपोजिशन का, आपको किस तरीके से नजर आता है कि वाकई ये कुछ कमी है, दूर करने की जरूरत है? वास्तव में पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम उस सरकार ने किया। अपराधियों के हौसले उस सरकार में बुलंद हुए और ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। पर अब जब हमारी सरकार बन गई है, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। कुछ घटनाएं हुई है, पर उस घटना के बाद सरकार ने जो कार्यवाहियां की है, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो हमने कार्यवाहियां की है, और अपराधी तुरंत पकड़ा जा रहा है। सूरजपुर की घटना में किनका हाथ मिला? और माताओं बहनों को तो सबसे ज्यादा सम्मान छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। महतारी वंदन योजना लेकर हम आए हैं। माताओं बहनों का सम्मान करने का काम, उनकी सुरक्षा सरकार मजबूती से कर रही है। कि जिस तरीके के आप वक्ता हैं, लोग आपको आग बंद करके सुनना चाहते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, लोग कहते हैं। तो क्या आपकी जो विरासत है, क्या आपका हमें जो बेटा है वो भी राजनीति में दिखेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रहता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता को ही अवसर मिलना चाहिए, और कोई राजनीति में आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता बनकर जो भी काम करेगा पार्टी में, वो आगे बढ़ेगा। मैं अपने बेटे से नहीं कहूंगा कि वो राजनीति में आए। पर इच्छा जाहिर करी उन्होंने कभी? कभी नहीं। और आना भी होगा तो कार्यकर्ता के रूप में आएगा, पर अभी तो वो कॉलेज का विद्यार्थी है, पढ़ रहा है। और जहाँ तक मेरी राजनीतिक विरासत, तो मेरे तो सब कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है, और कार्यकर्ता ही को मैं अपना परिवार मानता हूँ। अथवा ऐसा कोई रिग्रेट है जीवन में जो आपको लगता है काश ये होता तो वो हो जाता? मेरे दादाजी, जैसे मैंने बताया कि जनसंघ से चुनाव लड़े थे, पिताजी भी लंबे समय से जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में रहे। जब मैं लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ, पहली बार अपने घर गया निर्वाचित होने के बाद मुंगेली में, माताजी ने मेरी आरती उतारी। खुशी का पल था, लेकिन माताजी की आंखों में आंसू था। और उनके मुंह से ये निकला कि काश आज तुम्हारे पिताजी होते आशीर्वाद देने के लिए। और मैं भी बहुत भावुक होकर, मेरे आप अभी भी भावुक दिख रहे हैं मुझे, आंसू निकल आए। ये सही है कि जब आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि हो और उस समय आपके पिता आपके आशीर्वाद देने के लिए हों, क्योंकि पिताजी का संस्कार और विचार लेकर मैंने आगे राजनीति की। और वो जो इतना बड़ा दिन था, उस दिन पिताजी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं थे, जहाँ पर भी होंगे वहाँ से आशीर्वाद दिए होंगे, पर माँ की वो भावना कि आज तुम्हारे पिताजी नहीं है, होते तो
कितने प्रसन्न होते, कितना आशीर्वाद देते, वो बहुत मेरे लिए भावुक लम्हा था। इस हैवी मूवमेंट को हम थोड़ा लाइट करते हैं। अरुण जी, हमारे सामने कुछ पड़ा है, हम उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ी स्नैक्स रखे हैं हमारे सामने। ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन है जो हर घर में बनता है, पर्वों में, त्योहारों में। भी मीठा है और आटे से बनता है, गेहूं के आटे से। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहूंगा ये आधा आधा हम खा लें आज, क्योंकि हमारे सीजन का भी पहला एपिसोड है, तो कुछ मीठा हो जाए कहते हैं। ये खुरमी भी बोलते हैं, इसे खुरमी कहते हैं। खुरमी कहते हैं। अभी अरुण जी, हम जो बातें करते करते अपने शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, जो बहुत लाइटर मूवमेंट वाला पड़ाव है, जिसमें हम रैपिड फायर बोलते हैं। तो उसमें मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा और आपसे एकदम क्विक आंसर मैं चाहूँगा। तो मेरा पहला सवाल इसमें है कि आपका फेवरेट राजनेता कौन है? आज तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय और जिन्होंने न केवल देश की राजनीति को, दुनिया की राजनीति को दिशा दी, आज नरेंद्र मोदी जी हैं सर्वप्रिय। समाज के हित में काम करना, जनहित के काम करना, लोगों के लिए काम करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। और वही करते करते मैं कब राजनीति में आ गया मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ता के नाते समाज के हित, जनहित के काम, यही मेरा शौक रहा है, वही आज भी मैं कोशिश करता हूँ। आपके मित्रों ने मुझे बताया कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक भजन आप जरूर हमारे दर्शकों के लिए गाएं और उसमें साथ में हम भी आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, या जो भी आपको गीत गाना हो। वास्तव में मैं तो जब गांव में या मंडली के बीच में बैठता हूं तो उनके साथ देने के लिए गुनगुना लिया करता था। तो बहुत याद तो नहीं है, एक आध दो लाइनें। ए हो सेवा माए माता, धर के कमंडल, हाँ सेवा माए धर के कमंडल, हाँ। वाह वाह, धन्यवाद अरुण जी, आपने इतना सरलता से, इतनी सादगी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत मज़ा आया, आपको करीब से देखने का मौका मिला, जो हमारे गेम चेंजर विद एमजे का ध्येय भी है। थैंक यू वेरी मच आपको हमारे समय देने के बहुत लिए। धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपसे बात करने का एक अलग ही आज मज़ा आया है। आपको बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा, आज आप पहुंचे थे छत्तीसगढ़, रायपुर में। हम बात करने आए थे सबके प्यारे अरुण भैया से। हमने उनके जीवन को बहुत करीब से देखा, हमने जाना कि ये जनप्रतिनिधि के होने के अलावा कितने सरल और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आप जरूर देखिए गेम चेंजर विद एमजे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जरूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।